हेलो फ्रेंड्स, जीएस का एक और सेट 50 प्रश्न का है। जीएस का पूर्ण रूपेण यह सेट है। सारे टॉपिक्स इसमें समाहित है। दोस्तों, अभी तक आपने जिस तरह से तैयारी किया है, बस तैयारी को जारी रखना है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में, एशियाई खेल का सबसे पहले शुभारंभ कब हुआ था ये हम बता चुके हैं, 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। महिला की चर्चा यहाँ पे हो रही है। कमलजीत सिंधु कब ली है? 1970 ईस्वी। ठीक है, कहाँ? यह जो हुआ था, यह ऑर्गेनाइज हुआ था बैंकॉक में और 400 मीटर के दौर में, 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा जो हुआ था उसमें ये स्वर्ण पदक जीती थी। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू है और ये पंजाबी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला, बहुत आसान है ये, कल्पना चावला नहीं होगा, रजिया सुल्ताना, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी ये भारतीय महिला थी। 1981 में यह कहाँ चढ़ी थी? यह चढ़ी थी एवरेस्ट पर। ठीक है, 1981। इसे याद रखने। कल्पना चावला आप नाम सुनेंगे, प्रथम भारतीय थी, हालांकि भारतीय मूल की थी। ठीक है, प्रथम भारतीय मूल की थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, अंतरिक्ष में गई थी। तो ध्यान रखने हैं, कल्पना चावला का नाम इसलिए आता है क्योंकि यह प्रथम भारतीय मूल की महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। रजिया सुल्तान को किस लिए जाना जाता है? रजिया सुल्तान को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह प्रथम महिला शासिका बनी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान, इसलिए इसे जाना जाता है। सुचेता कृपलानी को किस लिए जाना जाता है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इस तरह से याद रखने हैं सारे चीज़ों को। ठीक है, एक एक चीज़ों को याद रखने हैं। आगे देखेंगे। नंबर तीसरा सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। चारों को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन किन किन अवधि में मिला है ये देखना है। हरगोविंद खुराना को मिला है 1967 ईस्वी में। ठीक है, किस चीज में मिला है? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या करने हेतु इन्हें दिया गया है। जेनेटिक कोड की व्याख्या हेतु दिया गया है। ठीक है, एक और ये प्रोटीन की संश्लेषण, इसमें भी इन्होंने खोज किया था, इसलिए इन्हें दिया गया था 1967 ईस्वी में। मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 ईस्वी में शांति हेतु। ठीक है, शांति में इनको नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन की चर्चा करें तो अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 ईस्वी में। किस चीज में मिला था? अर्थशास्त्र क्षेत्र में इनको दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो 1913 ईस्वी में उनको दिया गया था। 1913 ईस्वी में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि पुस्तक, यानी कि जो नोबेल लिखे थे 1913 ईस्वी में, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि 1913 ईस्वी में नोबेल प्राप्त किए थे। ठीक है, उसके बाद तो 1930 में भी आप सीवी रमन के नाम जानते होंगे, फिर 1967 में, फिर 1979 में। आगे देखेंगे। चौथा कहता है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अभी देखिए, इंडिया के बारे में बहुत शोर मचा हुआ है, वायरल चीज़ें हैं कि इंडिया क्यों रखे हैं। ठीक है, तो इंडिया की उत्पत्ति कब मानी जाती है और किस शब्द से है? भरत चक्रवर्ती तो नहीं होगा, हिंदुस्तान से भी नहीं होगा। ये जो शब्द बना है सिंधु शब्द से बना है। सिंधु शब्द में एक शब्द आता है इंडस, एक शब्द है इंडस। ठीक है,
ये इंडिया हिंदू के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है और इसी से क्या हुआ है, इंडिया शब्द बना है। सबसे पहले ईरानियों ने इसका नाम दिया था, इंडस शब्द ईरानियों ने दिया था। ये सिंध भाषा से लिया गया शब्द है। इंडस, इंडस से ही इंडिया बना है, ठीक है। तो इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि वायरल वर्ड है अभी, हो सकता है ये पूछ दे, तो सिंधु शब्द इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं। देखिए आसान है, शायद आपको ये मिला भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, अगर आपको मिल गया होगा तो देख लें किस तरह से आपको आंसर देने। क्वेश्चन इसमें दो तरह के अराइज होते हैं। यहाँ पे देखें, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं, ये पूछा जा रहा है। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो ये अलग क्वेश्चन बनता है। लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ लिया जाए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है बताइए। ये होता है 3:2। इसे ध्यान में रखने, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ही पूछा जाता है ज्यादातर। इस तरह के क्वेश्चंस कम बनते हैं लेकिन बनते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं, तो ये जब भी रहेंगे तो 1:1 के अनुपात में रहेंगे, ठीक है। इनका अनुपात क्या होगा, 1:1 रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 जो पट्टियां होती है, चाहे वो केसरिया हो, सफेद हो, हरा हो, तीनों का क्या होता है, 1:1 अनुपात होता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस यहाँ से ये अराइज कर दे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है राष्ट्रीय ध्वज में वो कितना होता है, तो 3:2 का अनुपात होता है। चलिए, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्पादक राज्य की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। भारत की अगर चर्चा हो तो, और विश्व की अगर चर्चा हो, विश्व से पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जर्मनी। तब आपका आंसर क्या होगा, जर्मनी, ठीक है। अगर भारत में पवन ऊर्जा सबसे उत्पादन, सबसे अधिक यहाँ पे होगा, अधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन विश्व में अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो जर्मनी हो जाएगा। आगे देखेंगे, 7वां, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये बताना है। ध्यान से देखें, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसे आप जानते होंगे। कितना उत्तरी अक्षांश है और कितना पूर्वी देशांतर है, ये बताना है। तो अगर आपको याद होगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, कितना 67 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया उत्तरी अक्षांश। इसको आपको पढ़ने हैं, आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन अराइज होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पूर्वी देशांतर की बात कर लें, वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो इसको नोट कर लें, इसे दोनों को नोट कर लें, ये पूछा जा सकता है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देख लेंगे, 8वां, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। भौगोलिक पूछा जा रहा है, भूमि पूछा जा रहा है, तो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, तो ये निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसे याद रखना है, ये निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट, जो कि सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई हो जाएगा, सबसे दक्षिण। आगे देखेंगे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी निकलती कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में ही निकलती है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश हो गया, तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर इसका हिस्सा बहता है, मध्य प्रदेश में यह निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक नाम का जो पहाड़ी है, अमरकंटक नाम का जो पहाड़ी है, इसी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश में ये बहुत अधिकांश भाग इसका क्या होता है, बहता है। और यह खंभात की खाड़ी में जाकर, खंभात की खाड़ी में जाकर ये क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, 9 हो गया। 10वां नंबर देखें, भारत में वृक्षारोपण उत्सव
जिसे वन महोत्सव कहते हैं, ध्यान से देखें क्वेश्चंस को, के नाम से जाना जाता है, कि जन्मदाता कौन है? वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाता है और उसे वन महोत्सव भी कहते हैं। ये कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, ये ध्यान से देखें। तो वृक्षारोपण उत्सव ये जुलाई के प्रथम सप्ताह से मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह को, ठीक है, प्रथम सप्ताह, यानी कि 1 जुलाई से कब तक? 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह मनाया जाता है वन महोत्सव। 1 सप्ताह यह वृक्षारोपण उत्सव चलता है और इसके जो जनक माने जाते हैं के ये मुंशी माने जाते हैं, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी इन्हें कहा जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत इसकी कब हुई है? शुरुआत इसकी 1951 ईस्वी में की गई है, ठीक है। 1951 ईस्वी से अनवरत यह चलता रहा है और जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाने जाते हैं, जानते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखेंगे 11, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे ध्यान दें, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1981 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में। कहाँ? तो देहरादून में। कहाँ है यह? देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में देहरादून में की गई है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में वर्षा, सवाना, कांटेदार झाड़ियां, पतझड़ वन, इसका सही जवाब हो जाएगा पतझड़ वन, बी, भारत के प्रमुख वनस्पति हैं, ठीक है। आगे देखें, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कोयला, अच्छी किस्म का जो कोयला होता है इसे आप याद रखें, एंथ्रासाइट कहलाता है, ठीक है, एंथ्रासाइट ये कहलाता है, ठीक है। कोयला सर्वाधिक अच्छा किस्म कह सकते हैं। उसके बाद बिटुमिन्स अच्छा कोयला माना जाता है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है। उसके बाद पीट। तो 4 तरह के जो कोयला होते हैं, सबसे अच्छा जो किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। भारत में जो कोयला निकाले जाते हैं ये 80% कोयला निकाले जाते हैं बिटुमिन्स कोयला, ठीक है। तो सर्वाधिक कोयला भंडार अगर यहाँ पे पूछे तो झारखंड है सर्वाधिक के मामले में 1 नंबर पर। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो उड़ीसा आता है और तीसरे नंबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में। 14 देखें, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ये बताना है आपको। तो सबसे पूरब कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम कौन हो जाएगा? राजस्थान। तो आपका पहला ही आंसर सही है, ठीक है, पहला ही आंसर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान सही हो जाएगा और बाकी आपको सही नहीं होंगे। आगे देखिए, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि के बारे में पूछा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सा है? सिंधी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। आगे देखेंगे 16, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस, क्षय रोग दिवस, स्वच्छ दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी जवाब हो जाएगा स्वच्छता दिवस या स्वच्छ दिवस। राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखें 17 नंबर, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन, भगत आंदोलन बिरहोर, कोल, संथाल, भील। इसका सही जवाब भील हो जाएगा। भील जनजाति से भगत आंदोलन संबंधित है। आगे 18, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? 3 प्रमुख भाषा है, ये गलत हो जाएगा। 3 प्रमुख जातिगत समूह, ये भी नहीं है। 3 संगीत घराना, ये भी नहीं है। ये तो बचा कौन? मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां, ये सही हो जाएगा। ये मंदिर निर्माण की 3 शैली है। नागर जो शैली है ये उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। द्रविड़ की अगर बात करें तो यह दक्षिण भारत में प्रचलित है, ठीक है, दक्षिण भारत में यह प्रचलित है। बेसर शैली जो होता है दोनों का संगम है, दोनों का संगम है। बेसर शैली जो होता है नागर और द्रविड़ का कंबाइंड है, दोनों अगर यूज किया जाता है द्रविड़ और नागर तो उसे बेसर शैली कहते हैं। नागर का उपयोग होता है उत्तर भारत में, जबकि द्रविड़ जो मंदिर बनाए जाते हैं दक्षिण के मंदिर वो द्रविड़ शैली में मुख्य रूप से होते हैं। चलिए 19 देखें, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? यूनेस्को
1945 ईस्वी से जाना जाता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो बरदराज, महाबोधि, कालीघाट, चामुंडेश्वरी, तो किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शंस के अनुसार महाबोधि मंदिर गया हो जाएगा, बोध गया, बोध गया। ठीक है, महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दें, विश्व जल दिवस 5, 17, 20 मार्च, 22 मार्च। चार ऑप्शंस में से आपका 22 मार्च सही हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। 1992 ईस्वी की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में स्थित है। उसमें यह निर्णय लिया गया कि विश्व जल दिवस यानी कि जल को बचाने हेतु एक दिवस मनाया जाए। तो 22 मार्च को यह निर्णय लिया गया था कि 22 मार्च को मनाया जाएगा। और सर्वप्रथम सबसे पहले की अगर बात करें कब मनाया गया, तो 22 मार्च 1993 ईस्वी को सबसे पहले क्या हुआ? यह विश्व जल दिवस मनाया गया और तब से 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखें। 21 में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अगर सिर्फ कोयला की भी बात पूछे तो चीन ही होगा इसका सही जवाब। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में तमिलनाडु कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तो चीन हो जाएगा कोयला का उत्पादन में सर्वप्रथम, चाहे वो लिग्नाइट हो ऐसे भी हो। 22वां देखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ये बताना है। तो चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 22 हो गया। अब आगे 23 देखेंगे। 23 कहता है गंधक के साथ अगर रबर को गर्म करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? आपका पहला ही क्रिया है, यह बल्कनीकरण कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? बल्कनीकरण कहलाता है। अगला 24, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस या फिर झंडा दिवस। 4, 5, 6, 7 दिसंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक दिसंबर के 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस या फिर झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? 1949 ईस्वी से। किस लिए? तो सेना के कल्याण हेतु, सेना के कल्याण हेतु इसमें दान लिया जाता है। ठीक है, दान लिया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस में, सब लोग दान करते हैं। तो इस तरह से पैसा जो जमा होता है तो सेना जो शहीद होते हैं उनके परिवार वालों को इससे आर्थिक मदद दी जाती है और भी सारे सुविधा दी जाती है, कल्याण के लिए उपयोग ली जाती है वो पैसे का। तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और यह 1949 ईस्वी में एक समिति के रूप में ठीक है, समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान देना है। स्थापना की गई थी 1949 ईस्वी में। आगे देखेंगे 25, भारतीय संविधान में पहला संशोधन पूछ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो सबसे पहले है 1951 ईस्वी में सबसे पहला संविधान संशोधन। और कहाँ किया गया था? तो मौलिक अधिकार में किया गया था। मौलिक अधिकार में ही पहला संविधान संशोधन हो गया था। मौलिक अधिकार में कौन नंबर? 19वां स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी में संविधान संशोधन किया गया था पहला। ठीक है, 19वां संविधान संशोधन 19वां अनुच्छेद में। 26 देखिए, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध जो महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था कौन सा था? भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उपरोक्त सभी।
ध्यान से देखें, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, खिलाफत आंदोलन 1918 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान से देखें। और ये जो नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा जो किए थे महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? कानून के विरोध में, कानून के विरोध में 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा किए थे। ठीक है, दांडी यात्रा। तो 1930 ईस्वी से संबंधित ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसका विरोध किए थे, उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। आगे देखेंगे 27 धौलावीरा नाम का एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस आप देख ले, चालुक्य, मगध, गुप्त या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो जाहिर सी बात है धौलावीरा पढ़ा हुआ होगा आप लोग का, तैयारी आपकी चरम सीमा पर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग फटाक से आंसर देंगे। आगे देखें 28 भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी निम्न में किस नाम से जानी गई? एक एक चीजों को समझेंगे। देखिए, डूरंड योजना लाई गई थी 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान का सीमा निर्धारण करने के लिए। ठीक है, बेबल योजना लाई गई थी 1945 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना लाया गया था 1947 ईस्वी को, 3 जून को लाया गया था, ध्यान देना है। तो माउंटबेटन योजना ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मुख्य मकसद ही था सार्वभौम सत्ता सौंपने का, क्योंकि मार्ले मिंटो जो योजना था यह 1909 ईस्वी में आया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी किस नाम से जानी गई? वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। हालांकि चारों को आपको याद रखने हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? 29वां आप यहाँ पे देख लें, ऑप्शंस आप भी देख लें। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। 4 ऑप्शंस में से आपको तय करने हैं इसका सही जवाब क्या होगा। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? अभी हमने बताया 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था और इसका मुख्य मकसद क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए। ये मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। चलिए 30 में कहता है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? ध्यान से इसको पढ़ें, ध्यान से। सज्जन कुमार वाद, गोलकनाथ वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, या फिर केशवानंद भारती वाद। तो सबसे पहले एक को देखेंगे, सज्जन कुमार वाद। 1965 ईस्वी में यह हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि संसद को मौलिक अधिकार में संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है संसद को। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 1965 ईस्वी में। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब आया था। तो इसमें क्या कहा गया था? ये 1967-68 में आया था, 67-68 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को उल्टा कर दिया, फैसला को बदल दिया। उसके बाद फिर इस पे आया केशवानंद भारती बनाम, ये केरला था 1973 ईस्वी में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधित करने का अधिकार है। तो मेनली रूप से अगर सही जवाब इसका देखें तो केशवानंद भारती बनाम ये केरल हो जाएगा, ये वाद है। सज्जन कुमार बाद में भी, हालांकि 1965 में बोला गया था सेम चीजें, लेकिन बाद में इस पर चुनौती भी मिला। लेकिन लास्ट जो था वो केशवानंद भारती बनाम केरल बात था, और इसी के आधार पे मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया था संसद को, ये हो जाएगा। अब आगे चलिए 31 नंबर सवाल देखें। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2-2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो अभी तक उप प्रधानमंत्री की संख्या अगर बात करें कितने हैं, कितने बने हैं अभी तक? तो ये 8 की संख्या में हो जाएगा, 8 की संख्या में अभी तक। प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर की द्वितीय अगर बने थे, द्वितीय उप प्रधानमंत्री, तो ये कौन बने थे? मोरारजी देसाई ही बने थे उप प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे
तो ये दो दो उप प्रधानमंत्री बनाए थे। कौन कौन? एक था जगजीवन राम, जगजीवन राम थे एक, और एक थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान। ये प्रधानमंत्री 1977 ईस्वी में बने थे। 1977 ईस्वी में इनका कार्यकाल आया था मोरारजी देसाई का। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको याद रखने हैं। तो दो दो उप प्रधानमंत्री बने थे। और अंतिम के जो उप प्रधानमंत्री अभी तक में है, बताइए अंतिम के कौन है? ये है लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसे भी याद रखने हैं आपको। 8 की संख्या में अभी तक उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले वल्लभ भाई पटेल बने थे सबसे पहला, दूसरा पे मोरारजी देसाई। और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो इनके कार्यकाल में दो दो उप प्रधानमंत्री बने थे, एक जगजीवन राम थे, एक चौधरी चरण सिंह थे। 1977 की कहानी है। और लास्ट में अंतिम अगर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं यही प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद उप प्रधानमंत्री का पद अभी तक नहीं, फिर मतलब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बना है अभी तक। तो ठीक है, इसको याद रख लें। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले कहां है ये ध्यान दें। विधान परिषद 6 राज्य में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। कहां कहां है आप उसको देखो, जोड़ा में याद रखोगे तो याद रहेगा। जैसे देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों अगल बगल है, तो एक हो जाएगा कौन? बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद हो जाएगा। बिहार उत्तर प्रदेश एक जगह है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र और एक जगह कर्नाटक की बात कर लें, दोनों एक जगह है लगभग, ठीक है। उसके बाद एक है आंध्र प्रदेश, एक है आंध्र प्रदेश, और एक कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना। तो इस तरह से आपको याद रखने, 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार और उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। 6 राज्य में है। तो 6 राज्य में से आप देखिए, महाराष्ट्र तो है, यहाँ पे कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। तो इस तरह से आपके सही जवाब हो गया। अब आगे देखेंगे 34, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए न्यूनतम की अगर बात की गई है तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम, यहां पे देखिए 30, 40, 60, 75, 60 न्यूनतम होना चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60, 60 से नीचे नहीं। हालांकि अपवाद के फलस्वरूप कुछ कुछ राज्यों में 60 से कम भी सदस्य हैं, लेकिन हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो होता है वो 60 होता है। और विधान परिषद में 40 से कम नहीं होना चाहिए। विधान परिषद, इसे भी आपको याद रखने हैं। विधान परिषद में न्यूनतम जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 40 सदस्य से न्यूनतम नहीं हो सकता। या फिर विधानसभा का 1/3, विधानसभा सदस्यों का 1/3 विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। या फिर विधान परिषद में कम से कम जो पद होना चाहिए ये 40 होना चाहिए, ये संख्या होना चाहिए। चलिए आगे 35, किसी भाषा को किसी राजभाषा के रूप में, किसी राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते राज्य में, राजभाषा आयोग का तो काम ही नहीं है। राज्य विधानमंडल, ये भी, हाँ ये सही जवाब हो जाएगा। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का ही काम है या अधिकार है कि किसी भी भाषा को राज्य भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है, तो यह राज्य विधानमंडल होगा। ठीक है, आगे 36 देखेंगे, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? पंचायती राज संस्थान, याद रखना होगा पंचायती राज को। सबसे पहले पंचायती राज कहां शुरुआत किया गया था? राजस्थान में 1959 ईस्वी से भी आपको याद रखने हैं। पंचायती राज को कानूनी रूप कब मिला? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था और तब पंचायती राज को कानूनी रूप मिला। तो देखिए अधिकतम आय का स्रोत पूछा जा रहा है, तो स्थानीय कर है, संघीय राजस्व में अंश है, क्षेत्रीय निधि है, सबसे तो आता है। लेकिन सर्वाधिक आय का स्रोत अगर बात करें तो सरकारी अनुदान ही है जो सर्वाधिक अधिकतर आय का स्रोत कह सकते हैं। चलिए 37, किसी क्षेत्र को अनुसूचित या फिर जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किससे है? तो यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। यह अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए 38 देखेंगे,
अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा का वर्णन 312 में मिलता है। अनुच्छेद 312 में क्या मिलता है? अखिल भारतीय सेवा का वर्णन। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है, यानी कि IAS इसे बोला जाता है, भारतीय पुलिस सेवा IPS इसे बोला जाता है, भारतीय वन सेवा IFS इसे बोला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय राजस्व सेवा जो होता है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 देखेंगे, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक है, प्रशांत है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा प्रशांत महासागर होगा। इसमें द्वीप की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अब 40 नंबर सवाल देखेंगे। 40 कहता है आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखा, तो यह समान धूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 41 देखेंगे, शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? शंकुधारी वन ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण, उपार्कटिक। तो शीतोष्ण क्षेत्र में ही शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। चलिए आगे 42, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के नजदीक जो वन होगा वो उष्ण कटिबंधीय वन होगा। भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसके नजदीक जो भी वन होंगे वो उष्ण कटिबंधीय वन होंगे। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? कैंपास है, वेल्ड है, सवाना है, लानोज है। तो सवाना, लानोज, कैंपास ये उष्ण कटिबंधीय है, जबकि शीतोष्ण पूछा जा रहा है तो इसका बेल्ट हो जाएगा। बेल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। डाउन्स हो जाएगा, स्टेपी रहेगा तो स्टेपी हो जाएगा, प्रेरी हो जाएगा। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जैसे बेल्ट है, डाउन्स है, डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरह से प्रेरी हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा। ये सारा जो भूमि, घास भूमि है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में देखिए, चट्टान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को देख लें आप यहाँ पे। आग्नेय चट्टान होता है, रूपांतरित चट्टान जिसे हम लोग कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, और अवसादी चट्टानें भी होती है। तो 3 चट्टानें होती हैं और प्राथमिक चट्टान की श्रेणी पूछ रहा है। तो प्राथमिक चट्टान बोला जाता है आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। 45 देखें, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? चारों कण यहाँ पे दिए हुए हैं, अल्फा है, बीटा है, उसी तरह से। ठीक है, तो ये क्या पूछा जा रहा है? आकार का आकलन किया जा सकता है। तो आकलन अगर करना है तो ये अल्फा कण हो जाएगा। अल्फा कण से ही आकलन किया जा सकता है, इसके आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अगर भेदन क्षमता की बात करें तो ये गामा किरण हो जाएगा। इसका भेदन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। भेदन क्षमता अधिक, इसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा। भेदन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? तो ये गामा किरण हो जाएगा। अल्फा कण का जो भेदन क्षमता होता है ये कम होता है, सबसे कम हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव धनावेशित कण है, ये है क्या? निगेटिव कण है, और ये आवेशहीन है। चलिए इसे भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे 46 निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक, देखिए अभी तुरंत पूछा गया है। अल्फा किरण पॉजिटिव, गामा आवेशहीन, एक्स किरण, बीटा किरण इसका सही जवाब हो जाएगा। बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 47, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पास पाए जाते हैं? कौन ऐसा तत्व है? देखिए पोलोनियम हो जाएगा। पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। 48, निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होता है, ये जब न्यूनतम तापमान जब होता है तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। 49, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ लिए, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। तो चली हुई गोली ये चलायमान है, तो इसमें तो गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष खींच के रखे हुए हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा खींचा हुआ धनुष ही, क्योंकि चलता हुआ हथौड़ा चल रहा है तो ये गतिमान है। बहता हुआ पानी बह रहा है तो ये भी गतिमान है। आपका सही जवाब खींचा हुआ धनुष ही होगा। चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेंगे। यदि लोलक की लंबाई को हम 4 गुना कर देते हैं तो लोलक के झूलने का जो समय होगा वो कितना होगा? ठीक है,
अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो ध्यान से घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 4 गुना जैसे ही हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दुगना हो जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।